नमस्कार दोस्तों। देश की आजादी के बाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है, जिसके चलते कई सारी ऐसी कैटेगरी है जिनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा और कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनको इतना नुकसान होगा कि हो सकता है उनका आरक्षण तक यहाँ पे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जातिगत जनगणना के जितने फायदे हैं उससे कई ज्यादा जो है यहाँ पे नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। तो क्या क्या इसके नुकसान और फायदे होंगे इसको जाने, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनगणना की कहानी क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद कीजिए, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, यानी कि 1881 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो ने सोचा कि क्यों ना भारत के अंदर भी जनगणना करवा दे, और ऐसी वैसी जनगणना नहीं, जातियों के आधार पे करवा देते हैं। लॉर्ड मेयो आया, रिपन आया और सिलसिला जारी रहा। ऐसी वैसी जनगणना नहीं, जातिगत आधार पे बांटने का काम किया, क्योंकि अंग्रेजों की तो पहले से ही नीति रही है फूट डालो और राज करो। अब बात यहाँ पे सोचने वाली यह है कि अभी तक पूरा विपक्ष कई सालों से एक बात बोलते आ रहा है कि क्यों ना जातिगत जनगणना करवा दी जाए, पर केंद्र में बैठी हुई सरकार का एक ही फैसला आता था कि जनगणना तो करवाएंगे पर जातियों के आधार पे नहीं। तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि ये मानने के लिए रेडी हो गए? क्वेश्चन आया ना आपके माइंड में? जरूर से लिखिएगा अगर आया हो तो, क्योंकि इसका जवाब भी मैं आपको देने वाली हूँ। देखो, तो 1881 से 1931 तक ये सिलसिला लगातार जारी रहा, जातिगत जनगणना हुआ और उसका नतीजा आप समझ सकते हैं अंग्रेजों के टाइम भी, कि जब जिसकी जातियों की जनसंख्या ज्यादा हुआ करती थी वो कम जाति वाले लोगों को, यानी कि जिनकी जनसंख्या कम होती थी, उनको दबाने का काम करते थे। और ये भी आने वाले टाइम में भारत में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 31 के बाद क्या 41 में भी वापस जनगणना हुई होगी? क्या ऐसा हाल नहीं हुआ? तो इसके हाल पे हम चलें, इससे पहले जरा आप देखो 1931 तक जो जनसंख्या का आंकड़ा निकाला गया, उनमें से 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली ये सारी जातियां सामने निकल के आई थी, जिसमें कुम्हार, माली, गुज्जर, मीणा, राजपूत, भील, चर्मकार, ब्राह्मण और जाट, ये सारी ऐसी जनजातियां, ऐसी जातियां थी, 9 जातियां जिनकी जनसंख्या 3-3 लाख से भी ज्यादा थी। अब मैं आपको बता देती हूँ, क्या 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी? क्योंकि 31 तक का मैंने आंकड़ा बताया, बिल्कुल हुआ था, पर पूरा नहीं हो पाया। उसके पीछे का रीजन क्या था? वर्ल्ड वार। आप सभी जानते हैं ना, 1914 से लेकर 18 तक पहला वर्ल्ड वार, और फिर 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो 1941 इसी आंकड़े के बीच में आता है और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, इसलिए ये बीच में ही रुक गया। उसके बाद 41 के बाद 51 में जनगणना हुई। क्या 51 में जातियों के आधार पर जनगणना नहीं हुई? तो नहीं हुई। क्या हुआ था कि भारत आजाद हो चुका और पंडित नेहरू की सरकार बन चुकी थी। पीएम कौन थे? नेहरू जी यहाँ पे क्या बन चुके थे? पीएम बन चुके थे। अब इन्होंने बोला कि लोग जातियों के आधार पर लड़ाएंगे, इसके लिए केवल और केवल एससी और एसटी का आंकड़ा निकाला गया, ना कि ओबीसी और जनरल का। तो इनका कोई आंकड़ा नहीं निकाला गया, केवल एसटी एससी का आंकड़ा निकाला गया और सिलसिला लगातार जारी रहा। उसके बाद सारी चीजें खत्म कर दी गई। अब बात यह आती है कि इससे पहले कभी जातिगत जनगणना की डिमांड नहीं हुई? 1951 से लेकर 2011 के बीच तक तो हुई थी ना। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, जब भारत के अंदर 2010 की मैं बात कर रही हूं, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जी सरकार में बने हुए थे, तो इन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा दबाव डलवाया। और ये बड़ा दबाव क्या था? ये बड़ा दबाव ये था, इन्होंने केंद्र में बैठी हुई सरकार, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार उस टाइम हुआ करती थी, तो उन पे दबाव डाला कि भारत में जो जनगणना होने वाली है 2011 की, उसमें आप जातिगत जनगणना करवाओ, नहीं तो इस जनगणना को हम जो है रेगुलर नहीं होने देंगे, आगे कुछ होने नहीं देंगे। ठीक है भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार उस टाइम थी और वो इतने चतुर थे, उन्होंने इस चीज को मान लिया, एग्री हो गए। अब यही आपका जवाब मिल सकता है, वो एग्री हो गए कि हम करवाने के लिए रेडी है जातिगत जनगणना, तो उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 2011 के अंदर जातिगत जनगणना करवाई गई, पर उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि उन्होंने दबाव डाला, इन्होंने बात मान ली, तो ये जनगणना तो हो गई पर उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई उस समय में भी मतलब सरकार को जातियों के बारे में पता था, पर उसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ। तो ये आंकड़ा किसके पास में है? ये होता है होम मिनिस्ट्री के पास में, यानी कि आज भी गृह मंत्री के पास में 2011 का आंकड़ा मौजूद है। अब बात यहाँ पे ये आती है, क्या इस बार भी ऐसे ही होने वाला है? तो इसका जवाब तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मोदी की सरकार इस बार ऐसा क्या कर सकती है। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सबसे मेन चीज ये आती है, जान लेते हैं कि जातिगत जनगणना क्या होती है, होता क्या है जातिगत जनगणना में। तो देखो, अभी तक देश में जो आंकड़े आते थे वो ऐसे आते थे कि ओबीसी की जातियां जो है इतने % है, एसटी में जो जातियां है वो इतने % है, एससी में जो जातियां है वो इतने % है ना। ईडब्ल्यूएस तो वाले बेचारों को ऐसे ही रख रखा है, बाकी इनकी जातियां तो ऐसे ऐसे बता दी जाती है। अब क्या होगा? अब बताया जाएगा कि ब्राह्मण में इतने 1000 व्यक्ति हैं, जाट वर्ग में इतने 1000 व्यक्ति हैं, मतलब हर जाति का आंकड़ा जो है जनसंख्या के आधार पर अब यहाँ पे क्लियर कर लिया जाएगा। अब हम आते हैं मेन सवाल पे, क्या इस बार बिहार के चुनाव आने वाले हैं? इसी वजह से भारत पाकिस्तान के मुद्दे के बीच में जनगणना आ गई है? तो बिल्कुल आ गई है भाई, जब जब चुनाव आते हैं तब तब सरकार ऐसा कुछ ना कुछ काम करेगी ही करेगी, है कि नहीं। क्योंकि अब हम चलते हैं, आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। देखो, अभी तक सवाल केवल 28 पूछे जाते थे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, पर अब आपसे पूछे जाएंगे 29 क्वेश्चन।
और मैं आपको बता दूं, नाम, परिवार, मुखिया, रिश्ता, लिंग, उम्र सब कुछ पूछेंगे, वैवाहिक, धर्म वगैरह, जाति वाति सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। यानी कि इस बार आपसे 29 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंकड़ा आप सभी को बताना होगा। अब हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ, ठीक है। तो मेन मुद्दे में क्या है, उसके बाद मैं आपको तीनों राज्यों का आंकड़ा बता दूंगी। तो मेन मुद्दे की अगर तरफ हम चले तो आप देखिए इस बार आरक्षण में क्या बदलाव होगा। देखिए जरा, अगर हम ओबीसी की बात करें, है ना, ओबीसी की, इससे पहले आप एसटी एससी की तरफ चलो। अभी तक क्या था, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ये 2011 की हम बात करें, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एसटी जो है उसमें 748 टाइप की जातियां आती हैं और इनको आरक्षण मिला हुआ था 60.5%, जो कि अब बढ़ के कहीं ना कहीं 8.5% तक जा सकता है, ठीक है भाई। दूसरा, एससी की हम बात करें तो इसमें आते हैं 1270 जातियां, जो कि ये आरक्षण मिलता है इनको 15%, जो कि 16-17% अब बढ़ सकता है। वहीं हम बात करें ओबीसी की, तो हुआ क्या था, इन दोनों के आंकड़ों को जोड़ने के बाद जो बचा हुआ परसेंटेज था वो 27% मिला था ओबीसी को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात बोल दी गई है कि पूरे भारत में जातियों के आधार पे भी अगर आप आरक्षण यहाँ पे दे रहे हो तो वो 50% होना चाहिए। क्या आने वाले टाइम में आरक्षण 100% होगा? तो इसमें कौन सी कैटेगरी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा? इस कैटेगरी को। क्या है इसमें, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरक्षण 50% नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम होगा, 50 से प्लस नहीं जाना चाहिए। तो एसटी एससी को देने के बाद जो आरक्षण होता है बचा हुआ मिलता है 27% ओबीसी को। वहीं हम जनरल इसकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनको कोई परसेंटेज के आधार पर नहीं मिला हुआ है, इन्हें इकोनॉमिक बेस पे आधार पे मिला हुआ है। यानी कि जो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है और उसके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है तो वो आता है जनरल छोड़ के ईडब्ल्यूएस के अंदर और उसको फिर मिलता है 10% आरक्षण। और अगर जातियों के आधार पर चला जाएगा तो हो सकता है इन ईडब्ल्यूएस वालों से क्या होगा, इनका आरक्षण भी छीना जा सकता है, बाकियों पे कम इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पे फायदे की बात करें तो ओबीसी वालों को कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि ओबीसी के लिए तो आप सभी को पता है 1979 के अंदर मंडल आयोग बनाया गया था, ओबीसीओ को आरक्षण देने की बात की गई थी, क्योंकि उस समय इंदिरा साहनी का केस आया था और उस समय जो है 1990 के आते आते विश्वनाथ प्रताप जो है भारत के पीएम बन जाते हैं और वो ओबीसी के आरक्षण को लेकर मांग को जारी कर देते हैं। और उसके बाद 1990 के अंदर भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा जो है प्रदर्शन शुरू होता है ईडब्ल्यूएस वालों की तरफ से, जनरल वालों की तरफ से, कि एसटी एससी को आरक्षण दिया, ओबीसी को आरक्षण दिया, पर आपने यहाँ पे आरक्षण दे दिया किसको, सबको, पर हमको कुछ आरक्षण वगैरह नहीं मिला है। तो इन्होंने उस समय में भी प्रदर्शन किया और अब जातिगत जनगणना के आधार पर फिर से जब आंकड़ा आएगा तो इनके साथ में नाइंसाफी होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है अलग दिशा में जाने वाली बात हुई है। दूसरा, एक दूसरे को जातियां जो है यहाँ पे दबाने का काम करेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 ऐसे राज्य जिन्होंने क्या किया है, जातिगत जनगणना करवाई है। तो एक हम बात करते हैं सबसे पहले बिहार की, जिसने 500 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया था और जातिगत जनगणना यहाँ पे करवाई थी। क्योंकि बिहार राज्य का जब आंकड़ा आया था तो आप देखिए यादव कितने परसेंट थे, 14.26% यादव थे। अगर इन कौन सी जनजाति में आप हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा और कौन से स्टेट से हैं वो भी लिखिएगा, क्योंकि बिहार के अंदर ये था। और सबसे कम जाति की हम बात करें तो कायस्थ थे 0.6%, इसके साथ ही नोनिया 1.9%। तो क्या बिहार के अंदर जातियों के आधार पर अब लड़ाइयां देखने को नहीं मिलेगी? यादव दूसरी जातियों को दबाने का काम नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता है क्या ऐसा कुछ? जरूर से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात हम कर लेते हैं, बिहार में जब आंकड़ा आया था तो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का 27% था, अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36 था, और अनुसूचित की बात करें तो 19%, और अनुसूचित की बात करें तो 1.6% जो है यहाँ पे हुआ करता था। दूसरा राज्य आता है यहाँ पे तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में अगर हम बात करें तो तेलंगाना ने भी अपना ये आंकड़ा निकाला था, जिसमें आप देख सकते हैं ओबीसी, एसटी, एससी और अदर कास्ट का आंकड़ा इन्होंने जारी कर दिया था, सीट के आधार पे इन्होंने बांट दिया। कर्नाटक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो दलितों के लिए 19.5%, मुस्लिम के लिए 16% इन्होंने आरक्षण दिया। अब मुस्लिमों के लिए भी आरक्षण आ गया है भाई, कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर बस। इसके अलावा हम बात करते हैं लिंगायत की तो 14%, वॉक लिंगा की बात करें तो 11%, अजज्जा की बात करें तो 5%। मतलब हर प्रकार से इन्होंने क्या किया है, आरक्षण में यहाँ पे फायदा देने की बात करिए, क्योंकि सिद्धारमैया की सरकार है और कर्नाटक के अंदर मुस्लिमों तक को आरक्षण दे दिया गया है। अब किस आधार पर याचिका दर्ज की जाती है? देखो, केंद्र सरकार बोलती है कि भाई आरक्षण तो मिलेगा और राज्य जो है वो आरक्षण जो है बता सकती है। राज्य सरकार क्या कर सकती है, जातियों के आधार पे सभी आंकड़े जारी कर सकती है। पर यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो इन सभी आंकड़ों के आधार पे देश में लड़ाई झगड़े हंगामे ऐसी कोई स्थिति आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगा? और किस किस को फायदा यहाँ रह जाएगा, किसको नुकसान होगा? क्या कम जाति, मतलब जिनकी कम जाति है, जनसंख्या है, क्या उनको बड़ी जातियों के द्वारा जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? क्या वो दबाने का काम नहीं करेगी? तो आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।